नमस्कार। आज हम बंगाल की एक बड़ी ही अनोखी लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, इसका नाम है द घोस्ट ब्राह्मण। जी, ये कहानी लाल बिहारी डे की 1912 की किताब बंगाल की लोक कथाएं से है। तो कहानी की जो बुनियाद है वो बड़ी दिलचस्प है। क्या है वो? एक गरीब ब्राह्मण है, वो पैसा कमाने घर से निकलता है और जैसे ही वो जाता है, हाँ? बिल्कुल उसका हमशक्ल एक भूत उसकी जगह ले लेता है। अरे बाप रे! हाँ, और उसकी पत्नी, उसकी माँ सबके साथ रहने लगता है। तो जब असली वाला लौटता होगा तब तो। वही सोचिए क्या हालत हुई होगी। तो आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहचान, धोखा, न्याय। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्राह्मण से, बहुत गरीब है। हाँ। और उसे शादी करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कुलीन नहीं है, मतलब उस समय के हिसाब से ऊंचे कुल का नहीं। अच्छा। तो वो जैसे तैसे अमीरों से भीख मांगकर पैसे जुटाता है शादी के लिए, दहेज के लिए। शादी तो हो जाती है, पर फौरन ही उसे ये समझ आ जाता है कि भाई घर कैसे चलेगा। हाँ, मतलब वो अपनी नई पत्नी और बूढ़ी माँ का पेट नहीं पाल सकता। यहीं पर कहानी उस दौर की सामाजिक सच्चाई दिखाती है। हाँ, जैसे शादी में कुल का महत्व, दहेज की प्रथा। और गरीबी, सबसे बड़ी बात गरीबी। बिल्कुल। और ये आम बात थी कि मर्दों को कमाने के लिए दूर जाना पड़ता था, सालों साल के लिए। अपने परिवार से दूर। हाँ, तो यही सोचकर वो ब्राह्मण अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे परदेश जाना होगा। पैसे कमाने। हाँ, और इसमें कई साल लग सकते हैं। तो वो पत्नी की देखभाल का जिम्मा माँ को सौंपता है और आशीर्वाद लेकर निकल पड़ता है। हाँ, एक अनिश्चित सफर पर। लेकिन कहानी में जो मोड़ आता है वो गजब का है। क्या होता है? ब्राह्मण की जाने के उसी दिन शाम को, उसी दिन? हाँ, शाम को एक साया घर में आता है। और वो साया कोई और नहीं, कौन? बिल्कुल उसी ब्राह्मण का हमशक्ल है, हूबहू। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, श्रुत में लिखा है जैसे एक मटर के दो दाने। एकदम वही शक्ल। ये तो बड़ा अजीब है। और फिर? नई दुल्हन है, वो तो उसे अपना पति ही समझती है। हाँ, जाहिर है। वो पूछती है कि आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए, अभी तो कहा था सालों लगेंगे। तो वो भूत क्या कहता है? बड़ी चालाकी से जवाब देता है, कहता है आज का दिन शुभ नहीं था यात्रा के लिए, अच्छा। इसलिए लौट आया। और सुनो, अच्छी बात यह है कि मुझे कुछ पैसे भी मिल गए हैं। क्या गजब का बहाना है। और माँ और पत्नी ने मान लिया? मान लिया, कोई शक नहीं हुआ। कमाल है। या तो वो भरोसे में आ गई या शायद खुशी के मारे कि पति लौट आया। हो सकता है ये भी दिखाता है कि पहचान कितनी ज्यादा बस बाहरी रूप पर टिकी होती है। हाँ बिल्कुल। अगर दिखने में अपना लगे तो शक करना मुश्किल हो जाता है। और ये सिलसिला आप सोचिए सालों तक चलता है। सालों तक। हाँ, वो भूत घर के मालिक की तरह रह रहा है, उस बूढ़ी औरत का बेटा बनकर, उस जवान औरत का पति बनकर। और पड़ोसियों को भी नहीं पता? किसी को नहीं, सब उसे ही असली ब्राह्मण समझते हैं, कानो कान खबर नहीं। ये भी सोचने वाली बात है, क्या लोग सच में इतने भोले थे या उन्होंने नई सच्चाई को अपना लिया था? कह नहीं सकते, लोक कथाएं अक्सर ऐसे ही सवाल छोड़ जाती हैं। खैर कई साल बीत जाते हैं, अब असली ब्राह्मण लौटता है। अच्छा, पैसे कमाकर? शायद, कहानी ये नहीं बताती, पर वो लौटता है और घर के दरवाजे पर देखता है अपने हमशक्ल को। हाँ, उसके तो होश उड़ जाते हैं, अपना ही चेहरा अपने ही घर में। और फिर आमना सामना होता है। हाँ, भूत बड़े अकड़ के पूछता है, कौन हो तुम, मेरे घर में कैसे घुसे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही। असली ब्राह्मण गुस्से और हैरानी में कहता है, मैं कौन हूं, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। ये मेरा घर है, वो मेरी माँ है और ये मेरी पत्नी। पहचान का संकट बिल्कुल चरम पर। और भूत उसे पागल कहकर घर से निकाल देता है। हे भगवान, बेचारा ब्राह्मण। स्रोत कहता है वो म्यूट विद वंडर रह गया, मतलब हैरानी से उसकी आवाज ही बंद हो गई। सोचे क्या बीती होगी उस पर। सब कुछ छिन गया एक पल में, उसका घर, परिवार, उसकी पहचान। हाँ, ये सिर्फ घर से निकाला जाना नहीं था, ये उसके वजूद पर ही सवाल था। बिल्कुल। अब वो कहाँ जाए? वो जाता है राजा के पास, न्याय की उम्मीद में। हाँ, राजा ही आखिरी उम्मीद होता है। राजा दोनों को बुलवाता है, असली ब्राह्मण और भूत ब्राह्मण। और राजा भी चकरा जाता है, दोनों इतने मिलते जुलते हैं, हूबहू एक जैसे। अच्छा। राजा के लिए फैसला करना नामुमकिन हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता असली कौन है नकली कौन। तो फिर? ब्राह्मण रोज दरबार जाता है, रो रो के अपनी कहानी सुनाता है, घर, पत्नी, माँ वापस दिलाने की गुहार लगाता है। और राजा? राजा हर बार वही जवाब देता है, कम टुमारो, कल आना। ओह, ये तो पारंपरिक न्याय व्यवस्था की सीमा दिखाता है। हाँ, जब मामला इतना अजीब हो, अलौकिक सा। तो राजा जो इतनी शक्ति रखता है,
वो भी असहाय हो जाता है। उसके पास कोई तरीका ही नहीं है इसे सुलझाने का। बिल्कुल। ब्राह्मण रोज महल से रोता हुआ लौटता है, अपना माथा पीटता हुआ। कहता होगा, ये कैसी दुनिया है, मेरा ही घर छीन लिया गया और राजा न्याय नहीं करता। हाँ, उसकी हताशा समझी जा सकती है, व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है ऐसे में। सही बात है। लेकिन तभी कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। क्या? शहर के बाहर जिस रास्ते से ब्राह्मण रोज रोता हुआ जाता था, वहां एक बड़ा पेड़ था। हाँ। उसके नीचे कुछ ग्वाले अपनी गायें चराते थे और खाली समय में राजा मंत्री का खेल खेलते थे। अच्छा, बच्चों का खेल। हाँ, उनमें से एक लड़का जो खेल में राजा बना था, वो कई दिनों से इस ब्राह्मण को देख रहा था, रोज रोते हुए। उसे जिज्ञासा हुई। उसने अपने वजीर बने दोस्त से पूछा, पता है ये आदमी क्यों रोता है रोज? वजीर को क्या पता होगा? हाँ, उसने मना कर दिया। तो उस ग्वाल राजा ने अपने सिपाही बने दोस्तों को हुक्म दिया, जाओ उस आदमी को मेरे पास लाओ। कमाल है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसा होता है ना? हाँ, कि ज्ञान और न्याय कहीं से भी आ सकता है, जहां से उम्मीद न हो। जब राजा फेल हो जाए तो समाधान समाज के हाशिए से आता है, ग्वालों से। बिल्कुल। तो एक सिपाही ग्वाला ब्राह्मण के पास जाता है, कहता है, राजा बुला रहे हैं। ब्राह्मण तो चौंक गया होगा। हाँ, वो कहता है, किस लिए? मैं तो अभी असली राजा के पास से आ रहा हूँ, उन्होंने तो कल बुलाया है। तो सिपाही क्या कहता है? वो कहता है, नहीं, हमारे राजा बुला रहे हैं, हमारे ग्वाल राजा। देखिए कैसे खेल की दुनिया असल दुनिया की समस्या सुलझाने वाली है। ब्राह्मण थोड़ा हिचकता है पहले, शायद सोचता है ये बच्चे क्या करेंगे। हाँ, स्वाभाविक है। पर फिर भी उनके पास जाता है। ग्वाल राजा बड़े सम्मान से पूछता है, बताइए आप क्यों रोते हैं? ब्राह्मण उसे अपनी पूरी कहानी सुना देता है, दर्द भरी दास्तां। और वो नन्हा राजा सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, और फिर कहता है, मैं समझ गया आपका मामला, चिंता मत करिए, मैं आपको आपके अधिकार वापस दिलाऊंगा। अरे वाह! आप बस एक काम करिए, देश के असली राजा के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो मुझे इस मामले का फैसला करने की इजाजत दें। ये भी दिलचस्प है, वो सीधे खुद फैसला नहीं करता। हाँ, वो व्यवस्था के अंदर ही काम करता है। हाँ। असली राजा से अनुमति मांगता है। ये उसकी समझदारी दिखाता है। और असली राजा, वो तो वैसे इस मामले से तंग आ चुका था। हाँ, कोई हल तो निकल नहीं रहा था। तो जब उसे पता चला कि कोई और फैसला करने को तैयार है, चाहे वो ग्वाला ही क्यों ना हो, उसने फौरन हाँ कर दी होगी, चलो बला टले। बिल्कुल फौरन इजाजत दे दी। अगले दिन सुनवाई तय हो गई। अब देखते हैं ये ग्वाल राजा क्या करता है। अगले दिन दरबार लगता है। ग्वाल राजा जज की कुर्सी पर, असली जज की भूमिका में। हाँ, और वो अपने साथ एक खास चीज लाया है, एक संकरे मुंह वाली शीशी। फाइल? शीशी क्यों? बताता हूं। दोनों ब्राह्मण खटघरे में हैं, गवाहों से पूछताछ, दलीलें, सब होता है, माहौल गंभीर है। सब होने के बाद ग्वाल राजा कहता है, ठीक है, मैंने सबकी बातें सुन ली, अब मैं फौरन फैसला सुनाऊंगा। और फिर वो शीशी दिखाता है सबको और कहता है, क्या कहता है? तुम दोनों में से जो भी इस शीशी के अंदर घुस जाएगा, अदालत उसे ही घर का असली मालिक मानेगी। क्या? ये कैसी परीक्षा है? अब देखते हैं कौन घुस सकता है। कितनी चतुराई भरी चाल है। हाँ, ये शारीरिक समानता की परीक्षा नहीं है, ये तो अलौकिक शक्ति की परीक्षा है। बिल्कुल, वो जानता है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर असली ब्राह्मण का क्या हुआ? वो तो भड़क गया, कहता है, तुम हो तो ग्वाले ही, बुद्धि भी वैसी है, भला कोई जीता जागता इंसान इतनी छोटी शीशी में कैसे घुसेगा? उसका गुस्सा जायज है, ये तो नामुमकिन है। लेकिन ग्वाल राजा अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो असली ब्राह्मण से कहता है, अगर तुम नहीं घुस सकते तो तुम असली मालिक नहीं हो। ओह! फिर वो भूत ब्राह्मण की तरफ मुड़ता है, चुनौती देता है। क्या कहता है उससे? आप क्या कहते हैं श्रीमान? अगर आप घुस गए तो घर, पत्नी, माँ, सब आपका। यहाँ वो भूत के अहंकार पर खेल रहा है। हाँ, उसे पता है भूत अपनी ताकत दिखाने से चूकेगा नहीं। और भूत क्या करता है? भूत पूरे आत्मविश्वास से कहता है, हाँ हाँ, मैं जरूर प्रवेश करूंगा। उसे लगा होगा ये तो बहुत आसान है जीतना। शायद। और फिर सबके सामने दरबार में, हाँ, वो भूत ब्राह्मण खुद को सिकोड़ता है, शायद कीड़े जैसा बन जाता है, और शीशी में घुस जाता है। हाँ, उस संकरे मुंह वाली शीशी के अंदर। सब लोग दंग। अविश्वसनीय। जैसे ही भूत पूरा अंदर जाता है, ग्वाल राजा क्या बिजली की तेजी से शीशी पर ढक्कन लगा देता है। अरे वाह, फंस गया भूत। हाँ, अब वो अंदर कैद, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कितना सरल पर कितना असरदार समाधान। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ग्वाल राजा ने भूत की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ही उसे हरा दिया। उसने समस्या की जड़ को पकड़ा, भूत का अमानवीय स्वभाव। हाँ, और उसी पर वार किया।
ये लोक बुद्धि का कमाल है, बिल्कुल। जो अक्सर जटिल समस्याओं का सीधा हल निकाल लेती है। फिर ग्वाल राजा असली ब्राह्मण से कहता है, ये लो शीशी, इसे ले जाकर समुद्र की गहराइयों में फेंक दो और जाओ, अपने घर, अपनी पत्नी, अपनी माँ पर अपना अधिकार वापस पाओ। क्या बात है। ब्राह्मण फौरन वैसा ही करता है, शीशी समुद्र में फेंकाता है और आखिरकार अपने घर लौटता है। हाँ, कई सालों बाद अपने परिवार के पास। कहानी कहती है वो कई साल सुख से रहा, उसके बच्चे हुए। और यही कहानी खत्म। हाँ, हियर माई स्टोरी एंडेथ। तो इस कहानी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। एक गरीब ब्राह्मण के संघर्ष से शुरू होकर एक भूत का धोखा, राजा की लाचारी, और फिर एक ग्वाले की अनोखी बुद्धिमत्ता तक। हमने देखा कि पहचान का दावा कितना कमजोर हो सकता है, और न्याय कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों से मिलता है। बिल्कुल। और ये कहानी कई गहरे सवाल भी छोड़ जाती है। जैसे हमारी पहचान असल में है क्या? क्या वो सिर्फ हमारा चेहरा है जिसे कोई और चुरा सकता है? या वो हमारे कर्म, हमारे रिश्ते हैं? हाँ, समाज में हमारी जगह है जिसे मिटाना इतना आसान नहीं। और दूसरा सवाल, हाँ, जब नियम कानून फेल हो जाते हैं, जैसे राजा के मामले में हुआ, तो क्या समाज को ऐसे लोक ज्ञान पर निर्भर रहना पड़ता है? हाँ, वो अनौपचारिक समाधान जो ग्वाल राजा जैसे लोग लाते हैं, जो किताबी ज्ञान से परे होता है। सही बात है। और शायद आज के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, बताइए, कि आज के दुनिया में जहाँ पहचान की चोरी डिजिटल हो गई है, जहाँ व्यवस्थाएं जटिल हैं, हाँ, क्या ऐसी लोक बुद्धि या आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लिए कोई जगह बची है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं।